मृत्युकालिक कथन की कानून में अहमियत क्या है। साधारणतः जब भी आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट हमेशा डायरेक्ट एविडेंस लेती है। जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने महसूस किया, जो डायरेक्ट गवाह है, सीधा सीधा गवाह है, कोर्ट उसे अहमियत देती है। कोर्ट कभी भी सुनी सुनाई बातों पर अहमियत नहीं देती। हम समय के कानून की दृष्टि से हम देखते हैं कि आखिर मृत्युकालिक कथन है क्या, सुसंगत कब होगा, लीडिंग केस क्या क्या है, और हमारे में और अंग्रेजों के डाइंग डिक्लेरेशन में क्या अंतर है। ये पेपर की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टू इंपॉर्टेंट। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है बच्चे मृत्युकालीन कथन। कथन सुसंगत क्यों है, अर्थात साक्ष्य में क्यों दिया जाता है? क्योंकि मृत्यु संज्ञा पर व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, और जो व्यक्ति मर गया, सबूतों के रूप में अपराधी को सजा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कहीं से भी पता चल जाए कि इसके मरने का कारण क्या है। तो उसके कथन अगर किसी तरह से भी न्यायालय के पास आ जाते हैं, बशर्ते सच्चे होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए, तो फिर उसकी आवश्यकता से अपराधी को सजा दी जा सकती है। इसलिए ये नेसेसिटी भी है इसकी, और एक्सपीडियंसी भी है, जरूरत भी है और आवश्यकता भी है। समझ में आया? दूसरी बात, अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक्सेप्शन जो है रूल अगेंस्ट हियर से एविडेंस। साधारणतः साक्ष्य अधिनियम का यह बेसिक प्रिंसिपल है बच्चे कि कभी भी सुनी सुनाई बातों को साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन सुनी सुनाई बात है ना, फिर भी साक्ष्य में ली जा रही है। तो एविडेंस एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल है कि डायरेक्ट एविडेंस ही लिया जाएगा, कोर्ट मना कर देती है, बिल्कुल नहीं लेंगे हम सुनी सुनाई बातों को। क्यों लें हम? मिर्च लगाते हो, मिर्च बना बना के नई नई बात लोगों के पास, हम नहीं लेंगे, हम तो डायरेक्ट लेंगे। तो डायरेक्ट एविडेंस लोगे, इस बात का एक्सेप्शन है, हेयर से भी लिया जा सकता है अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन है। क्यों? जिसकी मृत्यु हुई, जिससे पता है कैसे अपराध हुआ है, उसने किसी से बताया और वो अब कोर्ट में आकर बता रहा है, इसलिए इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ रूल अगेन एक्सक्लूजन ऑफ रूल हेयर से एविडेंस। सुनी सुनाई बातों को साक्ष्य में नहीं लिया जाता, इस बात का अपवाद है, हेयर से लिया जाता है। क्लियर? तीसरी बात, डाइंग डिक्लेरेशन इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो विधि का सारवान साक्ष्य है। सारवान साक्ष्य है। सारवान साक्ष्य का मतलब क्या है बच्चे? सारवान साक्ष्य का मतलब होता है सोल बेस ऑफ कन्विक्शन। कोई और एविडेंस नहीं है, केवल यही एविडेंस है। तो इसी आधार पर जज आपको सजा दे सकता है। समझ पा रहे ना? तो डाइंग डिक्लेरेशन अगर है और ऑथेंटिक है और सच्चा है और विश्वसनीय है, तो याद रखना केवल उसी साक्ष्य पर, और कोई गवाह नहीं है और कोई सबूत नहीं है, बस एक डाइंग डिक्लेरेशन है, तो केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही जज सजा दे सकता है, आपको बचा नहीं सकता कोई। इट्स कॉल्ड सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कैसा साक्ष्य है ये? सारवान साक्ष्य है, और इस केवल इसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। कोई दिक्कत? अभी तक तुमने क्या पढ़ा? डाइंग मृत्युकालिक कथन सुसंगत क्यों है? क्योंकि मृत्यु पर, डेथ बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। फिर दूसरी बात आती है कि मृत्युकालिक जो कथन है वो मृत्युकालिक कथन हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। और तीसरा, मृत्युकालिक कथन एक सारवान साक्ष्य है। चौथा, वन हु प्रपोज टू गिव एविडेंस डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस प्रूव दैट। अब देखो, जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में लाना चाहता है, जैसे बीइंग एन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, मैं कह रहा हूं कि जज साहब हमारा ये डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है? तो डाइंग डिक्लेरेशन तभी कोर्ट एडमिट करेगी, सबसे पहले वो ये कहेगी, वकील साहब एक काम कीजिए, सबसे पहले तुम ये साबित करो कि जिसका ये स्टेटमेंट है वो मर गया। मैं फिर अब उनको डेथ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, जी कथन करता जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट ये है। तो बात ये है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन मैं एविडेंस में दे रहा हूं, तो व्यक्ति मर गया है, इस बात को कौन साबित करेगा? तो सेक्शन 144 रीड विद सेक्शन 107 एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि जो किसी एविडेंस को कोर्ट में सबमिट कर रहा है तो उसकी रिलेवेंसी को भी उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है वो साबित करे। मैं कह रहा हूं ये डाइंग डिक्लेरेशन है, तो मैं ही साबित करूंगा जिसका ये है वो व्यक्ति मर गया।
अपोजिट पार्टी साबित नहीं करेंगी जी कैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, वो आदमी तो अभी मतलब मर गया है, हम साबित कर रहे हैं नहीं मरा है ना, मैं ही साबित करूंगा वो मर गया। देन उसके बाद कोर्ट इसे एडमिट करेगी। जब तक मैं ये साबित नहीं करूंगा वो मर गया, तब तक कोर्ट इसे एडमिट नहीं करेगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिशन देयर मस्ट बी टू प्रूव दैट पर्सन हु डिक्लेयर सच स्टेटमेंट मस्ट बी डाई। अब भारतीय कानून में और अंतरराष्ट्रीय अर्थात इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन से रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है, अंग्रेज क्या मानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को और भारतीय न्यायालय क्या मानती है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। पहला अंतर सुनिए। सबसे पहले अंग्रेज ये मानते हैं कि भाई देखो ऐसा है, जब डाइंग डिक्लेरेशन किया जा रहा है तो व्यक्ति के दिमाग में मरने की प्रत्याशा होनी चाहिए, मतलब उसे डर है कि वो मरने वाला है, तो मरते समय ही अंग्रेजों में डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन भारतीय विधि कहती है ना, चाहे तुम्हें पता हो कि तुम मरने वाले हो या ना पता हो तुम मरने वाले हो, लेकिन अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन है तो वो रिलेवेंट होगा, आपकी एप्रीहेंशन हो या ना हो उससे कोई जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा, इसे भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल क्लियर करूंगा कि बिना सोचे हुए कि मैं मरने वाला हूं और मरने वाले कथन कैसे कहे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर भारतीय विधि और आंग्ल विधि में सबसे पहला अंतर क्या है, भारतीय आंग्ल विधि ये कह रही है कि मरने की आशंका जरूर होनी चाहिए, और भारतीय विधि क्या कह रही है, आशंका हो या ना हो, प्रत्याशा हो तुम्हारे दिमाग में ना हो, फिर भी वो डाइंग डिक्लेरेशन है। कैसे है अभी बताऊंगा। दूसरा, इंग्लिश लॉ ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन केवल मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही रिलेवेंट है, किसी और प्रोसीडिंग में नहीं। भारतीय विधि कहती है कि डाइंग डिक्लेरेशन ना केवल क्रिमिनल लॉ में, सिविल में भी रिलेवेंट है। अब सिविल में कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्रिमिनल में तो तुम्हें पता ही है, किसी का मर्डर हो गया, क्वेश्चन ये है भाई ये मरा कैसे, तो आपने बता दिया जी डाइंग डिक्लेरेशन है ऐसे मरा। सिविल में कैसे मर्डर को आप रिलेवेंट कर लोगे, सिविल तो प्रॉपर्टी के मामले हैं, पैसे लेने देने के मामले हैं, उसमें कैसे, मैं बताता हूं किसी का। डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा उस जगह रिलेवेंट हो जाएगा जहां क्वेश्चन ये है कि ये आदमी मरा कैसे। तो सिविल लॉ में मरा कैसे का रिलेवेंसी कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे हिंदू लॉ को आप पढ़ोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे, तो उसमें एक सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 21 की 22 है, उसमें आप देखेंगे सक्सेशन एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बताया गया कि अगर मान लो इस पिता की प्रॉपर्टी, बच्चों में आती है ना, किसी के मरने के बाद संपत्ति जिसमें जाती है, अगर ये जिसमें संपत्ति जा रही है ये इस आदमी का कत्ल कर दे, है ना, इस हादसे से कर दे कि भैया सीधी सी बात है मैं इसे मार दूंगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरी, तो अगर तुमने इस जिसमें प्रॉपर्टी जा रही है अगर उसने इसका कत्ल कर दिया, तो सिविल लॉ भी ये कहता है अब उसे प्रॉपर्टी का इतना सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ना केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये लिखा है बल्कि मुस्लिम सुन्नी लॉ में भी ये लिखा हुआ है, पर शिया लॉ में उन्होंने कहा अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर जिसमें प्रॉपर्टी जा रही है, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम है, चाहे वो शिया मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी पार्ट का है, ये दोनों कानूनों में है, अगर तुमने उसे मार दिया तो जिसने उसे मारा है ना, यहां तो अब डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट हो जाएगा ना कि इसने मारा है कि नहीं मारा है। तो अब उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन से अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं जाएगी। तो भारतीय विधि में ना केवल सिविल लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट है, अपितु क्रिमिनल लॉ में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट है। अब बात आती है कि भैया ये डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, है क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन। फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट you must be read section 26 clause 1। सेक्शन 26 क्लोज 1 बताता है आखिर डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है एक ऐसे व्यक्ति का जो डिक्लेरेंट है, कथन करता है, चाहे स्टेटमेंट उसने बोलकर कहा हो या लिख कर दिया हो, जिस स्टेटमेंट से कथन करता की क्या हो रही है, ये पता चल रहा है कि ये मरा कैसे या इसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, चाहे वो मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। देखो जल्दी से, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटिन हो, कथन करता होना चाहिए।
दूसरा सबसे जरूरी है, जिसका वो है, जिसने वो कथन किया है वो मरना चाहिए। तो जो कथन करता है उसकी मृत्यु कथन करने के बाद जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, वो जो कथन है वो कथन हमेशा ये बताने वाला होना चाहिए। अब जैसे जो आदमी मरा है, जैसे तुमने देखा होगा बूढ़े लोग हैं, है ना, बूढ़े लोगों में पता चला जी परसों दादी नहीं रही, ठीक है ना, दादी नहीं रही तो लोग जाते हैं आपस में बात करते हैं, कुछ बिना, सुबह साग खाया था, है ना, शाम फिर कह रही थी दादी अरे साग में छोंक लगा लो लहसुन का, है ना, लहसुन का छोंक लगाने के लिए हम बाहर ही आए, जाकर देखा दादी नो मोर। मृत्युकालिक कथन है, लहसुन का साग में छोंक लगा दो, क्यों नहीं है, मरने से पहले तो किया ही है, क्यों रिलेवेंट नहीं है? नहीं, इसलिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि वो उनकी मृत्यु का कारण नहीं बता रहा, इसलिए रिलेवेंट नहीं है, उस पर कोई मुकदमेबाजी नहीं है। तो हमेशा मृत्युकालिक कथन तब रिलेवेंट होता है बच्चे जब वो बता रहा हो आखिर ये व्यक्ति मरा कैसे। जैसे क्वेश्चन ये था, भैया साग से मरा, मरने से पहले इसने साग मांगा था, किससे, फलानी लेडी से, और वो साग ऐसा लाई है, नो मोर। समझ पा रहे ना? अगर क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है कि ये मरा कैसे, तब रिलेवेंट होगा। तो मृत्युकालिक कथन क्या है? एक व्यक्ति का ऐसा कथन जो कथन करने के बाद मर गया और उस कथन से पता चल रहा है ये मरा कैसे, या पता चल रहा है उन परिस्थितियों का जिन परिस्थितियों का परिणाम उसकी मृत्यु है। इसका इलस्ट्रेशन सुनो। एक व्यक्ति, पाकला नारायण स्वामी इसका लीडिंग केस है, मैं बताता हूं उसी के फैक्ट। एक व्यक्ति के किसी पर उधार पैसे थे, 2 लाख 3 लाख जो भी रहे होंगे, वो उससे उसने कहा 6 महीने के लिए उधार लिए थे, ए ने बी से 6 महीने के लिए उधार पैसे लिए, ठीक। अब बी ने 6 महीने बाद कहा भाई मेरे पैसे, अरे उसने कहा भागे जा रहे हैं कहीं, दे देंगे, ऐसे ही तो होता है, जब लेने का नंबर भैया भैया, और जब देने का नंबर क्या आफत आ रही है, अभी अंकल है नहीं, अभी ये नहीं, यही तो रहता है। तो भैया सीधी सी बात है, उसने बी ने कहा भाई मेरे पैसे, ए ने कहा कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, पर अगले महीने ले लेना। अगले महीने फिर मांगे, उसने कहा कोई बात नहीं अगले महीने ले लेना, अब की बार मत आना। अगले महीने गया वो मिला नहीं, फिर अगले महीने गया नहीं मिला, 4 5 महीने ऐसे ही निकल गए। एक दिन उसने उसने सड़क पर पकड़कर बोला या तो मेरे पैसे दे दो नहीं तो मैं अब की बार मुकदमा करा दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, 100% परसों दे दूंगा। अब उसका परसों फोन आया बी के पास कि मैं देहरादून में हूं, अपने पैसे आकर ले जाओ, ठीक है, देहरादून में हूं, अपने पैसे आकर ले जाओ। अब गाजियाबाद से वो व्यक्ति देहरादून के लिए निकला, पर जब घर से निकल रहा था तो उसे याद आया कि भाई देहरादून में जा रहा हूं, शाम को तो खाना बनेगा, मिसिज जो है वो खाना ज्यादा बना देगी तो वो गुस्सा करेगी। वो एक चिट्ठी लिखकर चला गया कि मैं देहरादून अपने पैसे वापस लेने जा रहा हूं फलाने ए से, ठीक है, तो तुम मेरा शाम का खाना मत बनाना। सबसे जरूरी बात उसने इंडिकेशन की, शाम का खाना मत बनाना। वही फिर गुस्सा हो जाती है मिसिज, फिर भाई खाना बताओ, छोड़ के चले गए, चिट्ठी छोड़कर चला गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वापस नहीं आया। अब मिसिज ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस को वो चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी के सहारे से पुलिस पहुंची देहरादून। देहरादून में जाकर पता चला कि 3 दिन पहले एक व्यक्ति की डेड बॉडी सूटकेस में मिली। वो सूटकेस किसका था? ए का था। लास्ट सीन किसका था? ए का था। बी का कोई देहरादून जाने का कोई प्लान नहीं था। तो ये चिट्ठी ऐसी है ना जो उन परिस्थितियों को बता रही है जिन परिस्थितियों की वजह से वो मरा। ए से पूछा भाई वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? पैसे लेकर, जी मैंने तो ये कहा। जब लास्ट सीन वो मरा उससे मतलब क्षण भर पहले ही ये उसके साथ था, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन बन गया कि नहीं? तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन ना केवल वो है जो मृत्यु के कारण बताता है, बल्कि वो भी है जो उन परिस्थितियों को बताता है जिन परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति मरा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। फिर आपने कहा कि जी जो डाइंग डिक्लेरेशन है हमेशा तब जब प्रोसीडिंग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आदमी मरा कैसे, और जरूरी कि चाहे वो मरने की प्रत्याशा में हो या ना हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, इंग्लिश लॉ ये कहता है कि मरने की प्रत्याशा होना जरूरी है, लेकिन इंडियन लॉ कहता है कि हो या ना हो। जैसे ये याद रखना हमेशा, पाकला नारायण स्वामी क्या चिट्ठी लिखते समय जानता था मैं मरने जा रहा हूं वहां? लेकिन इस चिट्ठी से उसके मरने के कारण पता चल रहे हैं ना। तो इसलिए आप एप्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हो या ना हो, इट्स इररिलेवेंट।
क्या रिलेवेंट है कि उस स्टेटमेंट से शोज द रीजन ऑफ योर डेथ, सच पर्सन डेथ, और सच सर्कमस्टांसेस विच इज रिजल्टेड को कॉज डेथ। तो उन परिस्थितियों से जिनका परिणाम तुम्हारी मृत्यु है, उसकी मृत्यु है, और या तुम्हारा उसकी मृत्यु का कारण बताती हैं, वे डाइंग डिक्लेरेशन है। करने वाला मर गया है, और जब वो कर रहा था तब वो बिल्कुल सही मेंटल कंडीशन में था। अब इसके लीडिंग केस देख लो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, केस में आते हैं। पहला पाकला नारायण स्वामी का केस है, ये कन्फेशन के लिए भी रिलेवेंट है, और ये इसका डाइंग डिक्लेरेशन का भी। और जो स्टोरी मैंने बनाकर सुनाई थी, लगभग ये फैक्ट इसी के थे। दूसरा केस है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। और इस केस में ये डिसाइड किया गया, साइन, इशारा। बच्चों क्या इशारा कथन में आता है, स्टेटमेंट में आता है? क्वेश्चन ये था, एक लड़की जिसकी गर्दन काट दी गई थी, उसने ऐसे गर्दन पकड़ी हुई थी, उससे पूछा कि बताओ तुम्हें किसने मारा? उसने अब्दुल्ला की तरफ इशारा कर दिया। क्लियर? वो बोल नहीं पा रही थी, वो गर्दन नहीं ला पा रही थी, उसने इशारा अब्दुल्ला की तरफ कर दिया, और उसके बाद वो लड़की मर गई। तो क्या इशारा कथन है? क्योंकि इसमें लिखा है ना मृत्युकालिक कथन। तो क्या कथन, कथन जो बोलकर या लिखकर हो सकता है, क्या इशारों में भी हो सकता है? तो इस केस में कोर्ट ने कहा हां, इशारों में भी हो सकता है। लेकिन जस्टिस महमूद ने कहा ना, कथन इशारा नहीं है, कथन तो बोलकर या लिखकर ही हो सकता है, इशारों में नहीं। पर तुम्हें याद रखना है कि इशारों में भी मृत्युकालिक कथन हो सकता है। क्लियर? और लास्ट केस है दर्शन सिंह, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन किया, वो व्यक्ति मरा नहीं, बच गया। जैसे तुमने देखा होगा ना कि कई बार व्यक्ति जो है मरते, वो सांस नहीं रहा जी, सारी रात रोए, सुबह उसने कहा भाई चाय बना लाओ, चलो चाय बना लाओ सब, है ना? जिसके लिए रो रहे हैं वही कह रहा है चाय बना लाओ, बच गया, वो कुदरती मेहर हो गई। तो फिर ये डाइंग, इन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति बच गया तो भैया फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, फिर तो कोरोबरेटिव एविडेंस है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 में रिलेवेंट हो जाएगा। तो 160 में होगा पुराना कथन। ठीक है, अब बात ये आती है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने होना चाहिए? तो बच्चे किसी के भी सामने डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, उस समय जो वहां मौजूद है। बस याद रखना, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मेंटली स्टेबल हो। समझ पा रहे हैं ना? ये बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने? किसी भी पर्सन के सामने हो सकता है, फैमिली मेंबर के सामने, सर्वेंट के सामने, मेडिकल ऑफिसर के, पुलिस ऑफिसर के, नेबर के, और अजनबी के खिलाफ। ये सब फ्री में आता है, अब आपकी मर्जी है। बस ये याद रखना, करते समय और सुनते समय क्या होने चाहिए? दोनों मेंटली युक्तियुक्त समझदार व्यक्ति होने चाहिए, मतलब बातों को समझते हो। और याद रखना, कितने डाइंग, क्वेश्चन ये भी आता है, कितने डाइंग डिक्लेरेशन किए जा सकते हैं? कितने भी कर लो। पहले पड़ोसी को बताया, फिर ड्राइवर को बताया, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताया, फिर पुलिस वाले ने पूछा, पुलिस वाले को बताया, और फिर मजिस्ट्रेट को भी बताया। 7 डाइंग डिक्लेरेशन है ना, सातों के सातों रिलेवेंट हैं। बस याद रखना कि वो कंट्राडिक्ट ना हो। जैसे घर से जब निकल रही थी तब बताया मेरे पति ने आग लगाकर मुझे जलाया है, ठीक है। जब एम्बुलेंस में पहुंची, उसके मम्मी पापा आ गए, तो फिर एम्बुलेंस के बाहर जैसी उतरी, कंपाउंडर ने पूछा तो उसने कहा सास और ससुर भी थे। और जैसे ही फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर आया, उससे पहले उसके पापा का वकील भी आ गया था, तो उसने कहा वकील साहब, सास ससुर, मेरा हस्बैंड और ननंद भी थी। और जब पुलिस वाले आए लिखने के लिए, तब उसने बताया सास ससुर, मेरा हस्बैंड, और छोटा जो छरेरा सा देवर घूम रहा था ना, वो भी था। 5 डाइंग डिक्लेरेशन किए, सारे नए नए ऐड होते जा रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी डाइंग डिक्लेरेशन है, फिर ये रिलेवेंट नहीं होंगे, फिर इनमें झूठे की बू आने लगी, है ना। और बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज के फेवर में जाता है, ये याद रखना। क्लियर? फिर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। हम तो ये मानेंगे कि मम्मी पापा ने आकर कुछ बताया, वकील साहब ने और कुछ बताया, इस वजह से मॉडिफाई हुए। पति तक रिलेवेंट मानेंगे जहां तक सत्य लग रहा है। समझ पा रहे ना? और अगर कंफ्यूजन सारे में हो रहा है, अपोजिट पार्टी के वकील ने मामले को घुमा दिया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा याद रखना एक्यूज के फेवर में जाता है। अगर 100 सबूत में से 99 सबूत भी एक्यूज के खिलाफ हैं और एक भी उसके फेवर में लग रहा है, एक भी, तो वो बचकर निकल जाएगा। ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हमेशा याद रखना। कन्विक्शन मस्ट बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तो फिर
अपराधी को सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो बचेगा। इसलिए भारत में 6% कन्विक्शन रेट है। 100 अपराधी होते हैं तो 6 ही हो, और वो 6 भी वो हैं बेचारे जिनके पास अच्छे वकील नहीं है, मतलब गरीब तबका है, उनके पास वकील नहीं। नहीं तो सब बच जाते हैं, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट किसके फेवर में है? एक्यूज के। इतना आप पहले डाइंग डिक्लेरेशन करना। थैंक यू। हाँ, 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 बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो